ये साल बीत रहा है और अब से कुछ महीनों बाद कह लें लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में। और तब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अगर हम ये बात करें तो जिनसे बात मुलाकात होती है अधिकतर लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आ गया है, वो भी बीजेपी के कैंप से। बीजेपी के नेताओं की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो रणनीतिकारों का मानना है आज के हालात में, उस पर हम यकीन करें तो फिर 2024 में मोदी का खेल खराब हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात ऐसी है जो बीजेपी के रणनीतिकारों को परेशान कर रही है। क्या होगा 2024 में, उसके लिए अभी से बीजेपी तैयारी नहीं कर रही है, जबकि 2019 में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए और लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। गुजरात के चुनाव के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। उस बैठक में समीक्षा की गई 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो पाया गया कि वो 144 लोकसभा की सीटें जहां बीजेपी बहुत कमजोर है, उन सीटों की संख्या बढ़कर अब 204 हो गई है। यानी उनमें 60 सीटें बढ़ गई हैं, अब 204 हो गई हैं। आप जानते हैं कि 543 है लोकसभा में सदस्यों की संख्या, और उसमें से अगर हम माइनस कर दें ये 204, तो बचे कितने आपके पास? 339, यानी 339 लोकसभा की सीटें। यानी इन्हीं 339 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कंटेस्ट में है। अब ऐसे हालात में क्या बीजेपी लोकसभा में बहुमत जिताने लायक अपने और अपने सहयोगी पार्टियों के साथ इन 339 में से करीब 300 सीटें जीत लेगी क्या? बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। आज के हालात में राजनीति बदलती रहती है। इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको एक कहानी समझाते हैं, कहानी बताते हैं और फिर आगे चलेंगे। हुआ यूं कि जब बिहार में बीजेपी से अलग हो गए नीतीश कुमार, तब उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, सीनियर लीडर्स के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर 30 से 50 सीटें बीजेपी की कम हो जाती हैं, यानी अभी जो 303 है उसमें से 30 या 50 कम हो जाती हैं, तो बहुमत से नीचे चली गई बीजेपी। वैसे हालात में गेम ओपन हो जाएगा, ये नीतीश कुमार ने कहा। यानी कई ऐसी पार्टियां जो अभी बीजेपी के साथ दिख रही हैं, तब जब बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिल रहा होगा, वैसे हालात में उनमें से कई उनके सहयोगी दल छिटक कर एनडीए छोड़कर वो विपक्ष में जा सकते हैं। और नीतीश कुमार इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि 2024 में किसी तरीके से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सके, और इसीलिए वो कहते भी हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मोदी को हटाना है। खैर, वो मुद्दा अलग है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया 2019 से आज की तारीख में, ऐसा क्या बदल गया है कि लग रहा है कि बीजेपी पर खतरा मंडराने लगा है 2024 को लेकर। जबकि अभी अभी तो गुजरात चुनाव के नतीजे आए हैं, जहां प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को। कहानी यह है कि कई राज्यों में हालात बदलने लगे हैं। जैसे मैं अभी बिहार की चर्चा कर रहा था, बिहार को ही उदाहरण के तौर पर ले लें। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का, और रामविलास पासवान तो अब नहीं रहे, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। और तब बिहार की 40 में से इस गठबंधन ने 39 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी किशनगंज में, और आरजेडी का खाता ही नहीं खुला था। बीजेपी को 17 सीटें, जेडीयू को 16 और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। अब ये 40 सीटों में तब एनडीए के खाते में कितनी हो गई थी? 39। अब सोचिए कि 2024 में क्या होगा। जेडीयू पहले ही अलग हो चुकी है,
क्या ये 40 में से 39 सीटों का हिसाब किताब होगा क्या बीजेपी या फिर कह लें एनडीए के पास? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर वो चिराग पासवान की पार्टी के साथ समझौता कर भी लें तो भी क्या इतनी सीटें वो दोबारा जीत पाएंगे? ये माना जा रहा है कि बिहार में ठीक ठाक नुकसान होगा बीजेपी यानी एनडीए को। ऐसे हालात में वहां कितना नुकसान होगा, 10 सीटों का होगा, 15 सीटों का होगा, 20 सीटों का होगा, कहा नहीं जा सकता। बीजेपी ने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग की है, बीजेपी की जो अपनी समझ है, उसमें बीजेपी को लगता है कि 40 में से 22 ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां बीजेपी बहुत कमजोर है, यानी 18 सीटों पर ही वो जीतने लायक है आज की तारीख में। अब उस 18 में से कितनी जीतेगी, और पिछली बार 39 थी, तो सोचिए 39 में से आप 22 घटा दीजिए, 18 मतलब 22 में 39 टोटल थी और उसमें से आप 18 से ये जो 22 में वो कमजोर नजर आ रही हैं बीजेपी, तो 18 पर वो कंटेस्ट करेगी। अब उस 18 में से कितने सीटें जीत लेगी? तो बिहार में ही इतना बड़ा नुकसान साफ साफ दिख रहा है 2024 को लेकर। फिर आप चले जाइए उन सब इलाकों में जहां अभी बीजेपी की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी। एक सीट जो थी वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत पाए थे, लेकिन वहां के हालात बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये हालात नहीं रहेंगे, नुकसान वहां भी है। सबसे बड़ी बात तो हम चर्चा कर लें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इसमें से पिछली बार बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और उसकी अलायंस पार्टनर कौन थी? शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र और अगर दमन दीव को जोड़ लें, दमन दीव में एक सीट है, तो टोटल उनके कितने हैं? 19 लोकसभा सीटें शिवसेना को आई थी। शिवसेना में विभाजन हो गया, शिवसेना दो खेमों में बंट गई, एक उद्धव ठाकरे की और एक एकनाथ शिंदे की। जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है उसके पास 12 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे वाले के पास 7 सांसद हैं। अब ये जो 12 हैं सांसद एकनाथ शिंदे के, इसमें से कितने जीत पाएंगे 2024 में? बीजेपी को खुद ही लगता है कि इसमें से बड़ी मुश्किल से अगर 1-2 जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वैसी स्थिति में जहां पिछले बार महाराष्ट्र में 48 में से बीजेपी के 23 और 17 शिवसेना के, आप 18 कहिए शिवसेना के थे, तो 23 और 18 कितने हुए? 41 सीटें जो हैं, माफ करिएगा, बीजेपी की 23 थी, 48 में से 41 सीटें जो है वो जीत गई थी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर। अब 2024 में क्या होगा? क्या 48 में से ये लोग 41 सीटें जो परफॉर्मेंस था उनका, उसको रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। आधा भी हो जाए तो भी बहुत है। कुछ इसी कदर के हालात बंगाल में भी है। बंगाल में भी बीजेपी वो अपना वो पहले वाला परफॉर्मेंस नहीं करने वाली है। उड़ीसा के बारे में भी कहा जा रहा है, पिछली बार उड़ीसा में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी को तब 8 सीटें मिली थी और बीजू जनता दल यानी बीजेडी को 12 और कांग्रेस को 1। आज की तारीख में उड़ीसा के जो हालात हैं वहां बीजेपी के लिए 8 सीटों पर जीत पाना मुश्किल लग रहा है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बातें कही जा रही हैं, जहां लोकसभा की 11 सीटें हैं, बीजेपी 9 जीत गई थी, वहां भी लग रहा है कि ये हालात नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा जो है वो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का अलायंस था, इसके बावजूद बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि 2014 के मुकाबले वो प्रदर्शन कमजोर था, काफी कमजोर था। तब तो 72 सीटें जीत ली थी बीजेपी एनडीए ने उस वक्त, जब 2014 की बात करते हैं। लेकिन पिछली बार अगर देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो यूपी में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से बीजेपी ने 62 सीटें जीत ली थी और अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा किया था, यानी 64 सीटें 80 में से। इस बार अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिन डगर होगी बीजेपी के लिए 2024 का। अभी अभी आपने देखा मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव हुए,
खतौली में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर बीजेपी हार गई। हालांकि बिहार में अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने अच्छा किया है, पर उपचुनाव और आम चुनाव बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक धीरे धीरे जो ग्राउंड पर बीजेपी को लेकर बीजेपी ने कैसे किया 2014 या 2019, 2014 तो उस वक्त की जो यूपीए की सरकार थी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके खिलाफ जो जनता में आक्रोश था, उसको उसकी बदौलत यानी एंटी इनकम्बेंसी के बदौलत मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में हिंदुत्व और उनका अपना सामाजिक समीकरण और लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर किया गया। लेकिन उसके बाद जो तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने, उसके बाद से ग्राउंड पर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। जो चीज़ें बदली हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, एक बार फिर से कोरोना का खतरा सामने नज़र आने लगा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और दूसरी बात हिंदुत्व का जो उतना बड़ा एजेंडा था, अब उस एजेंडे में या फिर उस मुद्दे में वो धार नहीं रही है जो 2014 या 2019 के चुनाव में थी। तो 2024 के लिए बीजेपी का अपना जो स्टडी है, बीजेपी ने जो अपने सर्वे कराई है, जिसमें बात आई है कि 144 सीटें जहां पहले वो कमज़ोर थी वो बढ़ के 204 हो गई, यानी 60 सीटों का इजाफा हो गया है। कल को अगर हालात और बदले तो ये संख्या बढ़ सकती है। अगर ये बढ़ी और विपक्ष की वो रणनीति जिस पर विपक्ष के कई बड़े नेता इस पर काम कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष का एकजुट होना कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब एक हो जाएं, कांग्रेस के साथ जगन मोहन का रिश्ता आप जानते हैं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनके कांग्रेस से रिश्ते बहुत ख़राब हैं, तो मतलब कांग्रेस के साथ भी बहुत लोग मिल जाएं, ये बड़ा कठिन है। तो ये जो एक फार्मूला बना था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जहां पर मजबूत रहे, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो समाजवादी पार्टी लड़ ले, जिस सीट पर बीएसपी मजबूत है बीजेपी के खिलाफ तो वो लड़ ले, यानी अपोजिशन से कोई एक, ऐसा तो अभी रणनीति लग नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं अधिकतर लोग, और फिर ये चुनाव होते हैं और चुनाव बाद ऐसी हालात बनती है जैसा नीतीश कुमार ने कहा और ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अगर 30, 40, 50 सीटें कम हो गई तो फिर 2024 का जो गेम है वो बीजेपी के लिए खराब हो सकता है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। आपको आपके मतलब कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो मुझे बताना भूलिएगा मत।